प्यारे विद्यार्थियों, के की हिंदी की इस क्लास में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यूजीसी नेट के लिए और तमाम विषयों के लिए आप के की हिंदी पर आकर के वीडियो सुन सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। हम लोग हिंदी भाषा के विकास पर बातचीत कर रहे थे और अवधि पर बातचीत की, और आज हम बात करेंगे ब्रज भाषा, जिसमें मीराबाई ने, सूरदास ने, रैदास ने, रसखान और तमाम लोगों ने लिखा, और बहुत ही मीठी और बहुत ही प्यारी और रस भरी भाषा है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा का साहित्य, उसकी गीतात्मकता, उसकी लयात्मकता का एक अलग ही इफेक्ट है। और लोक जीवन, जहाँ की तमाम कहानियां बनती है, तमाम प्रेम कहानियां पैदा होती है, और लोक जीवन की रेंज बहुत लंबी है। उन तमाम प्रेम कहानियों की हम बातचीत करते हैं, और उनके बारे में लोक जीवन में तमाम जो श्रमजीवी जो वर्ग है, जो समाज है, जो लोग हैं, वो किस तरह से राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी को याद करते हैं। और राधा और कृष्ण का प्रभाव इतना अधिक लोक जीवन में है कि उसकी मतलब आप कल्पना करेंगे तो आप कितने मतलब उसका एक और छोर है। वो सिर्फ हिंदी प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो समाज है, तमाम भाषाओं में उस कहानी को अलग अलग तरह से एडेप्ट किया, और किस तरह से लोक जीवन में वो रच बस गई, उससे उसकी लोकप्रियता और उसकी महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसी ही ब्रजभाषा पर हम बातचीत कर रहे हैं। और मध्यकाल की जो ब्रजभाषा है, काव्य भाषा के रूप में उसका बहुत लंबे समय तक प्रयोग होता रहा, और खास तौर से कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा में लिखा। हम कल बातचीत कर रहे थे कि राम भक्त जो कवि वो अधिकतर अवधि में लिखते हैं। तो इस अंतर को भी आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। परीक्षा के लिए सवाल आता है तो उसके लिए भी, और अपनी समझ के लिए भी, और आप एग्जाम लिख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, या अपनी समझ को पुख्ता कर रहे हो, तो उस दशा में इन छोटी छोटी बातों को अगर दिमाग में रखेंगे तो कहते हैं कि मतलब छोटी छोटी कदम चलने से कैसे हम एक लंबा सफर, एक लंबी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। और हर यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है, यह तो आप जानते ही हैं। ठीक है। और इसमें देखिए अष्ट छाप के जो कवि है, खास तौर से उनका बड़ा जिक्र किया जाता है। अष्ट छाप के जो कवि है उसमें सूरदास है, नंददास है, कुंभन दास है, परमानंद दास है, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और कृष्णदास ने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में ही लिखी है। तो आप अष्ट छाप के माध्यम से भी ब्रज भाषा और ब्रज भाषा की कविता और उसकी महत्ता का अंदाजा और उसको अपनी स्मृति में रख सकते हैं। फिर देखिए सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो सूरदास ने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, और उनकी सूर सागर का जो अंश है, जो भ्रमर गीत सार है, वो सबसे महत्वपूर्ण अंश माना जाता है। ठीक है। जिसमें कि उद्धव जो कृष्ण के मित्र है, जो गोपियों को निर्गुण का ज्ञान देने आते हैं, और गांव की जो अनपढ़ गोपियां हैं जिनको कुछ नहीं आता है, आमतौर हम समझते हैं ना कि गांव के लोग कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन गांव की जो अनपढ़ महिलाएं गोपियां हैं किस प्रकार से उद्धव को निरुत्तर कर देती है, उसके सारे ज्ञान की धज्जियां उड़ा देती है। वो उद्धव को बड़ा घमंड था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं। जो कबीर ने कहा ना कि पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, न पंडित बया न कोय, तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए वाली बात ना। तो गोपियों ने तो उस प्रेम के ढाई आखर को पढ़ा था, उसका मर्म जानती थी, उसका भाव जानती थी, लेकिन उद्धव सिर्फ शास्त्र जानता था, सिर्फ किताब का कीड़ा था वो। और अगर हम सिर्फ किताब के कीड़े रहेंगे तो जिंदगी की सच्चाइयों का सामना नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसको लेकर की बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, इस पर मैं विस्तार से अंदर नहीं जा रहा हूं। ठीक है। नंददास ने भंवर गीत लिखा,
जो ब्रज भाषा में है। उसके बाद देखिए अन्य कवि गाड़ियां, नंददास झाड़ियां आदि हैं। नंददास की भाषा में आनुप्रासंगिकता, काव्यात्मकता, चित्रोमता और लाक्षणिकता, ये तो भाषा की विशेषता थी उस काल की, तो सारी चीजें इनकी भाषाओं में नजर आती है। फिर रसखान, जो मैंने कहा ना कि मुस्लिम कवि थे और किस प्रकार से कृष्ण की प्रेम कहानी कह रहे थे। आज जब द्विराष्ट्र के सिद्धांत के कारण हम इतने अधिक दूर जा चुके हैं कि मतलब वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में तब्दील हो चुका है, तब कविता कैसे समाज में समरसता, एकात्मकता, रागात्मकता और एक एक ऐसी सहजता पैदा कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, है और हमेशा बनी रहेगी। तो रसखान की सुजान रसखान प्रेम वाटिका ब्रज भाषा में ही उपलब्ध है। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे स्वामी हित हरिवंश ने भी हित 84 की रचना ब्रज भाषा में ही की। तो जो पूरी कृष्ण भक्त की या भक्ति की जो परंपरा है और इसमें जितने भी रचनाकार आते हैं, वो समझे कि सारे के सारे रचनाकार ब्रज भाषा में ही अपनी बात कर रहे थे। तो इस पूरे नैरेटिव को, इस पूरे वितान को आप भाषा के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से और खास तौर से कृष्ण की भक्ति के माध्यम से अपनी स्मृतियों में, अपनी यादों में उतार सकते हैं और इससे आपको एक एक टास्क मिल जाएगा कि कैसे मुझे उसको याद करना है, कैसे अपने इस दिमाग में बैठाना है। देखिए रटना अलग बात है और याद करना अलग है और स्मृति का हिस्सा बनाना एक अलग बात है। तो इस तरह से सारे के सारे कवि कहेंगे कि कृष्ण की भक्ति धारा के जो तमाम कवि है वो ब्रज भाषा में ही अपनी कविताएं लिखने का उपक्रम कर रहे थे। ठीक है। और देखिए आगे जाएंगे तो रीतिकाल के जो कवि वो भी लगभग ब्रज भाषा में ही लिख रहे थे। उसमें देखिए बिहारी, गणानंद, केशव, मतीराम, सेनापति, ग्वाल, पद्माकर, देव, चिंतामणि जैसे सैकड़ों कवियों ने ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं की थी। तो इससे भी आप ब्रज भाषा के महत्व और ब्रज भाषा में मतलब कविता लिखने की कितनी क्षमता है, कितनी संभावना है। मतलब होता है ना, कोई भाषा कविता के अनुकूल होती है, कोई भाषा अनुकूल नहीं होती है। तो ब्रज भाषा की कविता और उसकी लोकप्रियता और जन जन में उसका प्रभाव और उसके माध्यम से कविता की जो एक लोकप्रियता होती है, कविता का जो जनता में प्रभाव होता है, उसके महत्व को भी हम कविता और उस भाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। और गणानंद की जो भाषा उसमें तो लाक्षणिकता मतलब एक अलग ही अंदाज में बात कहते हैं। जो हम पढ़ते हैं ना शब्द शक्ति में, अभिधा लक्षणा व्यंजना, है ना, तो लक्षणों के माध्यम से बात करते हैं वो। क्योंकि गणानंद की कविता तो प्रेम कविता है और सुजान उनकी जो प्रेमिका थी उसकी याद में लिखते हैं वो, तो उसके जो अर्थ है उसके मर्म में थोड़े गहरे चले जाते हैं। और बिहारी तो गागर में सागर भरते हैं, बहुत ही कम शब्दों में बड़ी बात कहने का उपक्रम कौन कर रहे थे उस जमाने में? बिहारी जो राजा जयसिंह के दरबार में थे, राज दरबारी थे। और रीतिकाल के लगभग सारे के सारे कवि राजाओं के दरबार में ही थे, इसलिए उनकी भाषा में शास्त्रीयता भी है और आभिजात्यपन भी है। और आम जीवन की जो दुख दर्द है, जो पीड़ाएं हैं, उनका वास्ता उसमें कम ही नजर आता है गणानंद को छोड़ करके। क्योंकि गणानंद को तो राज दरबार से बाहर निकाल दिया गया था और जिसके पास सत्ता नहीं होती है, सुख नहीं होता है, उसकी जिंदगी भी दर्दों से, पीड़ाओं से भरी होती है। और जिसका जीवन दुखों से भरा होगा, उसकी कविता में सुख और आनंद कहां से आएगा? तो गणानंद की जो कविता है उसमें उनकी जो प्रेमिका थी वो उनको छोड़कर चली जाती है और उससे उनका राज दरबार भी छूट जाता है, उनका आराम का जीवन भी छूट जाता है। और उसके बाद अंदर मन की पीड़ा और बाहर की पीड़ा, जीवन के अभाव और दो तरह की पीड़ाओं से गुजरते हुए कहिए कि गणानंद एक गहरे पीड़ा बोध में चले जाते हैं और वहीं से उनकी कविता का जन्म होता है। ठीक है।
और आधुनिक काल में भारतेंदु जी ने भी देखिए ब्रज भाषा में लिखा था। भारतेंदु बाद में ब्रज भाषा को छोड़ करके खड़ी बोली में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ब्रज भाषा मध्यकालीन चेतना की भाषा भी है ना। वो भक्ति के बाहर आधुनिक मनुष्य की चेतना के साथ उसका कह सकते हैं कि वो आधुनिक मनुष्य की चेतना को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। इसलिए भारतेंदु ने उसको छोड़ करके खड़ी बोली को अपनाया था। इसके अलावा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक लिखा, जो आधुनिक ब्रज भाषा का ग्रंथ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को श्रेय कि उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया। और मैंने कहा ना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी खड़ी बोली के निर्माण में और उसको कविता की भाषा बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे होता है ना गॉड फादर की तरह है, फोर फादर की तरह भी है, गॉड फादर की तरह भी है हिंदी खड़ी बोली के लिए। तो ऐसा होता है ना कि संयुक्त जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें किस प्रकार जो हमारे सबसे सीनियर होता है परिवार में, वो किस तरह से सारे परिवार को एक रखता है और तमाम तरह की चीजों में एक कम्युनिकेशन बैठा के रखता है, और सभी को किस प्रकार से सेटिस्फाई करना है, संतुष्ट करना है और एक अनुशासन में रखना है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है संयुक्त परिवार में। तो वैसे ही हिंदी भाषा के निर्माण या निर्मित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के वो लंबे समय तक संपादक रहे, और उस दौर में आप अंदाज लगा लीजिए पिछली शताब्दी में 1903 में बनते हैं वो, तो उसमें इतनी टेक्नोलॉजी इतनी सारी चीजें कहाँ थी भाई। तो लोगों में सब चेतना पैदा करना, और हिंदी खड़ी बोली का निर्माण भी हो रहा था और आजादी का मूवमेंट भी उसमें शुरू ही हो रहा था, और एक गुलाम भारत था, अशिक्षित जनता, सामंती सिस्टम, अंग्रेजी सिस्टम, है ना। उसके बीच के समय और उस परिस्थिति में आप भारतीय जनता के जीवन की और उसकी चेतना की कल्पना करेंगे तो उस दौर में आधुनिक चेतना, चाहे वैज्ञानिक चेतना की बात करें चाहे आधुनिकता की बात करें, वो अपने आप में वो दुर्लभ चीज ही नजर आएगी। लेकिन अगर समाज उस नए विचार को, उस मनुष्य और समाज को रिफॉर्म करने वाले विचार को अंगीकार कर रहा है, तो ये उस समाज के लिए ही अच्छा था। और आज हम इसलिए एक आधुनिक समाज में और एक आजाद मुल्क में जीने का सुख हम लोग ले पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि बार बार 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तमाम बूढ़े लोग उसी सरकार या नेहरू जी के द्वारा चलाई हुई पेंशन योजना से पेंशन का पैसा पा रहे हैं आज। और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और तमाम जो सरकार है हमारी, उन्होंने तो पेंशन बंद कर दी है ना। सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो आजाद भारत है, उसने हमें जो कुछ दिया है उसका उसके प्रति हमें हम जितना अधिक आभारी रहें वो कम है। अगर यही हम गुलाम हिंदुस्तान में होते, उस दौर में पैदा होते, तो शायद हमें पता चलता है कि गुलामी क्या होती है और दर्द क्या होता है। मनुष्य का शायद ये स्वभाव है कि उसे जो कुछ ऐसे ही मिल जाता है उसका महत्व वो नहीं समझ पाता है। ठीक है। अब देखिए, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, पर अपनी साहित्यिक समृद्धि के कारण मध्यकाल में यह भाषा के पद पर इसको मतलब बड़ा सम्मान दिया गया, बड़ा इसका वर्चस्व था ना भाई। सुनीति कुमार चटर्जी भाषा की उत्पत्ति, इस भाषा की ब्रज भाषा की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि शोर सेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानते, किसकी, ब्रज भाषा की। लगभग 800 ईस्वी से शुरू होकर 1200-1300 ईस्वी तक शोर सेनी अपभ्रंश भाषा, जो नागर अपभ्रंश भी कहलाने लगी, उत्तर भारत में एक विराट साहित्यिक भाषा के रूप में विराजती रही या उसको महत्व मिलता रहा। ऐसा लगता है कि अपनी बेटी ब्रज भाषा में शोर सेनी अपभ्रंश को नवीन कलेवर मिला, नए आयु काल को उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है। तो शोर सेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति के रूप में इसको देखते हैं। और भाषाएं तो आपस में बहुत कुछ ग्रहण त्याग करती है, चलता रहता है। वो भाषा तो जीवंत चीज है ना, इसलिए अगर वो जीवंत रहेगी तभी उसका महत्व है। अगर वो उस प्रभाव क्षमता से बाहर चली जाएगी भाषा, तो भाषा का महत्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, वस्तुतः प्राचीन ब्रज भाषा और शोरसेनी अपभ्रंश में भेद स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि हम उत्तरकालीन शोरसेनी अपभ्रंश की तुलना प्राचीन ब्रज भाषा से करें तो उसमें पूर्णतः
समानता मिलती है। राहुल सांकृत्यायन और गुलेरी जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। देखिए राहुल जी ने भी इस पर काम किया और गुलेरी जी ने भी इस पर बहुत सारा काम किया। और भाषाई इस बातचीत के बाद हम कह सकते हैं कि शोरसेनी प्राकृत से शोरसेनी अपभ्रंश का और शोरसेनी अपभ्रंश से ही ब्रज भाषा का विकास होता है। ठीक है, शोरसेनी प्राकृत, शोरसेनी अपभ्रंश और फिर उससे ब्रज भाषा। तो ये भाषा का एक सिलसिला, एक भाषा का जो क्रम है वो इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए बिहारी रत्नाकर ने बिहारी की भाषा को ब्रज भाषा उन्होंने इसी आधार पर स्वीकार किया है ना। पुल्लिंग संज्ञाओं, विशेषणों तथा कृतंगताओं में कर्ता तथा कर्म कारकों के एक वचन रूपों का उपकारांत होना शोरसेनी क्षेत्र की मुख्य पहचान है। अब ये समझ लीजिए, पुल्लिंग ज्यादा मतलब पुरुष सत्ता की जो भाषा है, पुरुषवाची जो शब्द ज्यादा आते हैं, है ना, और उसके आधार पर एक वचन बहुवचन की बात होती है, इसलिए उस भाषा में वो सारी चीजें आती, इसी आधार पर वो उस भाषा के महत्व को बता रहे हैं। अब देखिए फिर ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है ना, भौगोलिक क्षेत्र हमेशा बदलता भी रहा है। मध्यकाल में इसकी सीमाएं बहुत फैल जाती है और बंगाल, असम, पश्चिम में गुजरात, काठियावाड़, दक्षिण महाराष्ट्र, पंजाब तक फैल गई। विस्तृत भूभाग में प्रयुक्त होते होते ब्रज भाषा ने उन विशेष स्थानों की जो स्थानीय विशेषताएं हैं, देखिए कोई भी भाषा जब फैलती है तो वहाँ की जो लोकल भाषा है वहां से भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारे लय ताल उस भाषा में शने शने अपने आप आ जाते हैं, वो नेचुरल है। जैसे हम भी अपने प्रांत से, अपने क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी भाषा भी बहुत सारा मिक्स हो जाता है ना। या हमारे यहाँ पर कोई दूसरी जगह का आदमी आता है हमारे क्षेत्र में, तो उसकी भाषा और हमारी भाषा जो जिस जहाँ के हम हैं, उस भाषा में बहुत सारे शब्द अपने आप मिक्सअप होते चलते हैं। वो कुछ कन्नड़ सीख रहा है तो कुछ राजस्थानी, तो कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश, वो इस प्रकार से एक मिक्सर सी भाषा उसकी बन जाती है। और वो कई बार कन्नड़, जैसे मैं भी कन्नड़ बोलने का प्रयास करता हूँ तो मुझे आती नहीं है, तो उट्टा माड़ी क्या खाना खाया क्या आपने, है ना, गोतीला पता नहीं है, कुदकोड़ी, कुदकोड़ी यानी बैठ जाओ, कुदकोड़ी यानी क्या होता है, बैठ जाओ कन्नड़ में, है ना। तो इस प्रकार के स्वल्पा स्वल्पा बरता यानी कि धीरे धीरे काम करना, यानी कि सीखना। अभी मैं सब्जी ले रहा था, वहां आ रहा था तब, तो जो सब्जी वाली थी मुझे बोल रही थी बार बार कन्नड़ बोलिए, कन्नड़ बोलिए, आप बोले हमको हिंदी नहीं आती है। तो जो जो कुछ वर्ड में बोल पा रहा था, बोलने का प्रयास कर रहा था, धन्यवाद गड़ू, यानी कि बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गड़ू, है ना। तो इस प्रकार से हम इस ब्रज के साथ भी ऐसा ही होता है कि ब्रज भाषा का जैसे जैसे प्रचार होने लगता है, शुरू होती है भाषा, तो उस भाषा में इस प्रकार की चीजें अपने आप आती है और वो सब क्रम चलता रहता है। और आधुनिक काल तक आते आते किस प्रकार से फिर ब्रज भाषा पुनः वापस सिकुड़ जाती है, तो मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, हरियाणा, गुड़गांव जिले, राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, पूरी भाग, मध्य प्रदेश, ग्वालियर के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली भाषा रह जाती फिर, है ना। तो आधुनिक काल तक आते आते जो ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो यहाँ तक सिमट कर रह जाता है, इसका क्षेत्र और भी छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। फिर ब्रज भाषा में प्रधान तीन चीजें हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। पूर्वी ब्रज भाषा के क्षेत्र में मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। पश्चिमी में केंद्रीय ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, बुलंदशहर में बोली जाती है। और दक्षिण में क्या है, भरतपुर है, ये राजस्थान का इलाका है, करौली है, धौलपुर है, पश्चिमी ग्वालियर है, पूर्वी जयपुर है। ठीक है, अब इसकी वापस उप बोलियां कौन कौन सी है देखिए, गांववाड़ी, ढोलपुरी, भरतपुरी, जादोवाटी, सिकरवाड़ी, कठेरिया, डांगी, माथुरी। अब देखिए भाषा के अंदर फिर वापस कैसे किस प्रकार से भाषाएं बन जाती, उप भाषाएं बनती है। ये तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कोस कोस पे वाणी बदले और तीन कोस पे पानी बदले। तो भाषा तो हमेशा बदलती रहती है। यहाँ पर एक कोस पे भाषा बदल जाती है और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पानी जो है ना, जल, उसका टेस्ट बदल जाएगा। तो इस तरह से ये उपक्रम, ये क्रम समझिए कि हमेशा
गाए बगाए चलता ही रहता है। तो भाषा में परिवर्तन का जो ये क्रम है, ये हमेशा हर बार अपनी गति से चलता रहता है। और भाषा, हमने कहा ना कि संस्कृत जिस प्रकार से शास्त्र और शास्त्र के जो तमाम पंडित थे उनकी भाषा जब बन के रह गई, तो किस प्रकार से वो धीरे धीरे मृत भाषा बनती चली गई और उसका प्रभाव कम होता चला गया और उसको बोलने वाले चंद लोग बचे। लेकिन जो भाषाएं लोक जीवन में फैलती चली गई, जिनका प्रचार प्रसार बहुत दूर तक था, उन भाषाओं के महत्व को देखिए। वो भाषाएं, उन भाषाओं का साहित्य, उन भाषाओं की जीवंतता, वो भाषाएं किस प्रकार से हमेशा हर युग में अपने आप को बदलती रही और किस प्रकार से बदलती चली गई। तो अब देखिए, गांगवारी कहाँ बोली जाती है? आगरा जिले के पूर्वी भाग में, ढोलपुरी राजस्थान के धौलपुर में, भरतपुरी भरतपुर में, जादोवाटी जादवा के प्राधान्य के कारण इसे जादोपुरी कहते हैं। ये भरतपुर, करौली, ग्वालियर में बोली जाती है। ठीक। सिकरवाड़ी सिकरवाड़ा राजपूतों का प्राधान्य ग्वालियर के उत्तरी पूर्वी भाग में है, अतः इसे सिकरवाड़ी कहते हैं। कठेरिया बदायूं में, कठोर प्रदेश के आधार पर इसको कठेरिया कहा जाता है। डांगी, डांग यानी कि होता है बंजर भूमि। ठीक है। भरतपुर, करौली, जयपुर के कुछ भाग में डांगी बोली जाती है। पूरा इलाका वैसे बंजर ही है। माथुरी मथुरा में बोली जाती है, इसलिए इसको माथुरी भी कहा जाता है। फिर ध्यान देने की बात है कि ब्रज बोली बंगला भाषा का एक रूप है, जिसे भ्रमवश लोग ब्रज भाषा की एक बोली समझ लेते हैं ना। अब क्या करें कि ब्रज बोली जो बोलते हैं, ब्रज बोली ब्रज नहीं, वो बांग्ला की एक भाषा है। बांग्ला भाषा का एक रूप है, वो ब्रज भाषा का रूप नहीं है, लेकिन हम लोग उस नाम से शायद हम समझ लेते हैं कि ब्रज बोली ब्रज भाषा का ही रूप है, लेकिन वो ब्रज का नहीं है, वो बांग्ला जो भाषा है, बंगाल की जो भाषा है, उस भाषा का रूप है। ब्रज भाषा का व्यापक काव्य भाषा के रूप में विकास कैसे होता है, ये हम वहां सिद्ध साहित्य में जब बात कर रहे थे, सिद्धोनाथों के साहित्य में, तो वहां ही इसका काम चलता है। और 8वीं शताब्दी में सरपा की भाषा में ब्रज भाषा के बहुत सारे शब्द मिलते हैं, है ना। तो वहां से इसका आविर्भाव होता है और ब्रज भाषा की वो प्रथम अवस्था मानी जाती है ना। उसके बाद फिर बाद में 11वीं 12वीं शताब्दी में इसमें इसके बहुत सारे इसमें शब्दावली आती है और कविताएं इसमें लिखी जाने लगती है ना। फिर 14वीं शताब्दी में आकर के इसमें बहुत सारा परिवर्तन दिखता है और द्विज वर्णों का प्रयोग होने लगता है ना। तो किस प्रकार से समय के साथ साथ ये भाषा अपने आप को परिमार्जित करती रहती है और बाद में 15वीं शताब्दी में तमाम सारी चीजें लिखी गई। और कबीर की भाषा में भी बहुत सारे शब्द ब्रज भाषा के आते हैं। वैसे तो कबीर की भाषा सदुकड़ी मानी जाती है, मिक्स भाषा है कबीर की, लेकिन कबीर के यहाँ ब्रज भाषा के शब्द भी पर्याप्त मात्रा में हमें नजर आते हैं, हम उनको देख सकते हैं। क्योंकि कबीर की ये ताकत है या कबीर का प्रभाव है कि कबीर उस भाषा के माध्यम से, उस भाषा की जब हम बात करते हैं तो कबीर के यहाँ वो भाषा, वो सारा प्रभाव में नजर आता है। ठीक है। फिर हमने बताया ना कि अष्ट छाप के कवि, जो हम पहले बात कर रहे थे, मध्यकाल के जो तमाम कवि हैं, है ना। तो अष्ट छाप के जो तमाम कवि हैं, उनके यहाँ तो इस भाषा का प्रभाव है ही है, वो आप जानते ही अच्छी तरह से। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, है ना। इन्होंने ब्रज भाषा में कृष्ण की लीलाओं का बहुत बहुत ही अच्छे अंदाज में गान किया है। देखिए, दूसरा है कि जिस भाषा में गाया जाता है ना, वो भाषा बहुत जल्दी लोकप्रिय होती है, क्योंकि कोई चीज जब हम गाते हैं ना, तो वो हमारी जबान पर जल्दी चढ़ जाती है, वो हमें याद हो जाती है और हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अगर आपको कोई भाषा सीखना है तो उस भाषा के गीत सुनिए, गाने सुनिए, या गाना गाइए आप। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कन्नड़ सीखना चाहते हैं, तो उस भाषा के गीतों को सुनना चाहिए आपको। जैसे दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग जो हिंदी सीखे हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदी के गाने बहुत सुनते हैं, क्योंकि इतने खूबसूरत गाने हमें अच्छे लगते हैं, और गाने सुन सुन के हम भाषा सीख लिए हम, है ना। तो जिस भाषा में लय होगा, ताल होगा, और देखिए कि कृष्ण की लीलाओं को आज भी गाया जाता है बहुत जगहों पर। हमारे जो लोक परंपरा में भजन गाने की जो परंपरा है उसमें है,
और बाकी तमाम कबीर के भजन, उन सब भजनों को जो लोग गाते हैं, बड़े बड़े लोग गाते हैं उनको, तो इसीलिए वो भजन लोकप्रिय भी है और लोग की जबान पर भी गाने से कारण, संगीत लय और ताल के कारण हर कोई उसको बार बार सुनता है, तो वो आपकी जबान पर अपने आप चढ़ जाते हैं। उसको हमें अलग से स्मरण करने की, उसको हमें अलग से मेमोराइज करने की, अलग से याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप ही समझे कि हमारी स्मृति का, हमारी याद का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसलिए उस चीज को देखिए, इसलिए लय और ताल का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो संगीत में जो सात सर है ना, सा रे ग म प ध नि सा, सारा कुछ उसी में है ना। जैसे इंग्लिश में जो 26 अक्षर है, सारे अंग्रेजी उसी में है ना। हिंदी में 52 है, सारा कुछ उसी के अंदर है ना। तो ये सारा जो ताल और लय का खेल है, वो सारा उसी के दरमियान, उसी के अंदर चलता है। तो हम अगर मेन चीज को समझ लेंगे, तो फिर हमें उसमें जाने में, उस लय और ताल को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए डॉक्टर भरत शेखर वर्मा क्या कहते हैं इसके बारे में। भाषा की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों से पहले ब्रज भाषा में रचना करने वाले किसी भी कवि का परिचय इतिहास नहीं देता। नामदेव की ब्रज भाषा परिवर्तित रूप में हमारे सामने आती है, अतः अष्टछाप का प्रथम वर्ग ही ब्रज भाषा का आदि कवि वर्ग है, और उसमें सबसे अधिक श्रेष्ठ सूरदास को ही जाता है ना। करें कि प्रथम जो लिखने वाले यही लोग हैं, और सूरदास ने ही इस भाषा में जिस तरह से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया हो, चाहे बाल लीला हो, चाहे प्रेम लीला हो, चाहे बाकी लीलाएं हो, वो अपने आप में अद्भुत और बहुत ही प्रभावशाली वर्णन है। ठीक है। फिर देखिए सूरदास ने ब्रज भाषा को इतना लोकप्रिय बनाया कि तुलसीदास भी अवधि में लिखने के बाद ब्रज में भी तुलसी ने लिखा। देखिए कोई चीज जब लोकप्रिय होती है, तो उससे बड़े बड़े लोग उसके मतलब उसके इन्फ्लुएंस में कैसे आते हैं, उसके प्रभाव में कैसे आ जाते हैं। जैसे आजकल उपन्यास लिखना या कहानी लिखना बहुत लोकप्रिय है, तो जो लोग कवि हैं वो लोग भी उसमें ट्राई करने लगते हैं फिर कि मैं भी उपन्यास लिखता हूँ, मैं भी कहानी लिखता हूँ, है ना। ताकि कि जो चीज जिसका बहुत इफेक्ट होता है, सोशल मीडिया बहुत आजकल चलता है, तो हर कोई चाहता है कि मैं भी चलाऊं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, है ना। तो जो चीज लोकप्रिय होती है, उसका प्रभाव किस तरह से बड़े बड़े रचनाकारों पर पड़ता है, और बड़े बड़े रचनाकार उससे कैसे प्रभावित होते हैं, और उस प्रभाव को हम समझेंगे, तो तुलसीदास जैसा बड़ा कवि भी उसके प्रभाव में आता है। 16वीं शताब्दी में नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र तथा नाभा दास ने भक्तमाल में सुंदर साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया। देखिए उन्होंने भी किया। केशव दास ने रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया आदि ब्रज भाषा में लिखी। केशव दास को आप जानते ही रीतिकाल के कवि हैं वो, और इस समय तक आते आते ब्रज भाषा को बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा भी मिल चुकी थी। तो ये सारी चीजें इसलिए उस भाषा में हमें नजर आती है, और ब्रज भाषा के प्रभाव को, ब्रज भाषा की महत्ता को आप समझ सकते हैं। और रीतिकाल के जो तमाम कवि हैं, उन्होंने तो ब्रज भाषा में ही लिखा, ये सब जानते हैं आप। ठीक है ना। तो उसमें चाहे बिहारी, गणानंद, रसखान, देव, मतीराम, सेनापति, भूषण, हम सबकी बात कर चुके हैं। इन सबकी भाषा में जो लयात्मकता है, जो ताल है, जो रसात्मकता है ना, क्योंकि इन्हें भी तो अपने राजाओं को प्रसन्न करना था, रानियों को खुश करना था, तो इन्हें भी इस प्रकार की एक रस भरी भाषा की जरूरत थी, जो प्रेम की भाषा कहे, जो मतलब कहते हैं बड़ी मिठास से भरी हुई भाषा हो। तो मिठास की जो भाषा होती है और उसका जो प्रभाव होता है, वो कैसे किसी भी इंसान को खुश कर सकता है, उसको प्रसन्न कर सकता है। और रीतिकाल में का जो दौर था, उसमें क्या था कि सारे कवि लगभग राजा, मतलब राज दरबारों में ही थे, उनको ज्यादा युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, तो उन्हें मतलब कहते हैं ना भोग विलास में लगे हुए थे, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। जनता कर चुका रही थी, उन्हें क्या करना था। भाई राजा तो राजा होता है, अकाल पड़े चाहे महामारी पड़े चाहे कुछ भी आए, उसके सुख सुविधा में, उसके ऐशो आराम में किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और नहीं आती थी उस जमाने में।
और आज भी नहीं आती है। ठीक है, आज लोकतंत्र है तो सरकार की जिम्मेदारियां बनती है, बहुत सारी जवाबदेहियां हैं उसको देनी होती है। और इस काल में फिर एक भाषा का रूप भी स्थिर होने लगता है, और एक एक मैंने कहा ना कि एक स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं ना आ जाती, क्योंकि सब तरफ जैसे कह सकते हैं कि अंग्रेज भी उसमें तक लगभग आ चुके थे और ब्रिटिश हुकूमत भी कायम हो जाती है, तो तमाम संधियां हो जाती है और तमाम लोग उनकी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। जो आज लोग बड़ी बड़ी आजादी की बातें कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की और उनके दरबार में जाकर के मत्था टेका, उनकी यस सर किया, है ना, और उनको टैक्स दिया और सब कुछ दिया, क्योंकि उन्हें ऐश आराम करना था। उनके पास तो कुछ कमी नहीं थी, लेकिन हमारे जो हमारे पूर्वज थे उनके पास क्या था? उनके पास तो कुछ नहीं था, उन्हें तो मजदूरी करनी थी ना, और वो भी बेकारी बेगारी करनी थी, फ्री में काम करना था, है ना। तो उस सबाल्टन डिस्कोर्स में हम जाएंगे, बाद में आगे जाएंगे, तो उसके बहुत सारे जो आयाम है वो खुलेंगे और आप समझ पाएंगे कि इतिहास क्या है और वास्तविकता क्या है। जो लोग आज बड़े जोर जोर से आजादी चिल्ला रहे हैं, उन्होंने आजादी के लिए कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। जब भी बाहर से लोग आए जिन्होंने शासन किया, हमेशा उनसे हाथ मिलाया या उनके साथ या उनके चरणों में जाकर झुक गए। और आपसी उनकी सत्ता की लड़ाई के चक्कर में कि कौन सा बेटा राजा बनेगा, किसको गद्दी चाहिए भाई, तो गद्दी कौन दिलवा रहा है। हम बता रहे थे ना कि राणा प्रताप के जो सेनापति थे हकीम का सूर थे, और उधर अकबर का कौन था? मानसिंह था, जो कौन था? राणा प्रताप का भाई था। तो फिर ये असल में लड़ाई किसकी थी? ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई थी भाई, इसको समझने की आवश्यकता है। और ये एक नहीं, इसके इस प्रकार के हजारों उदाहरण हैं। आप जब इतिहास में जाएंगे तो आपको हजारों इस तरह से समझेंगे ना, तो इतिहास के बहुत सारे आयाम हैं। हम यहाँ पर इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ब्रज भाषा की रसात्मकता, लय और ताल की बात कर रहे हैं। और आज देखिए, हिंदी खड़ी बोली में भी जब हम कविता सुनते हैं, बड़ी रसवान होती है, बड़ी प्रभावशाली होती है, तो कैसे जो सुनने वाले लोग होते हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आपको सुनते रहेंगे कि वाह वाह, फिर से एक बार और सुनाइए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रस, वो ताल, वो लय, वो मिठास, वो प्रेम की जो सघन अनुभूतियां हैं, वो स्त्री पुरुष या ऑडियंस को बांध लेती है, अपना बना लेती है। यही भाषा की और यही लय की और लालित्य की ताकत है। ठीक है ना। फिर इस ब्रज भाषा में कुछ अरबी फारसी के शब्द भी आ जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग भी तो इधर आ गए थे ना, उनकी सत्ता भी थी, पावर भी था, सब कुछ था। तो उससे ब्रज भाषा में बहुत सारी भाषाएं के शब्द मिक्स होने लगते हैं, फिर वो अलग बात है। और भूषण और गणानंद की भाषा में अरबी फारसी के शब्द उनकी कविताओं में पर्याप्त मात्रा में आपको नजर आएंगे। ठीक। और आधुनिक काल में हमने कहा ना कि भारतेंदु जी ने भी ब्रज भाषा में लिखा, लेकिन भारतेंदु ने बाद में छोड़ दी और खड़ी बोली में आ जाते हैं। उसका क्या कारण है, हम उस पर अगले, जब खड़ी बोली पर बातचीत करेंगे ना, तो उस पर हम विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे कि भारतेंदु ब्रज से खड़ी बोली की तरफ क्यों आ गए, और खड़ी बोली में ही सारी अपनी रचनाएं क्यों फिर नाटक लिखने लगे, और नाटक किस तरह से एक ऐसी विधा के रूप में नाटक का चुनाव करते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, और लोगों से बातचीत करने में या अपना मैसेज कन्वे करने में नाटक की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, नाटक का कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है, इस बात को भारतेंदु बड़ी सहजता से और बड़ी सरलता से सब बहुत जल्दी समझ गए थे। ठीक। तो फिर बाद में इसके बाद खड़ी बोली आ जाती है। हमने कहा ना कि दोनों भाषाएं फिर पीछे चली जाती है, और खड़ी बोली और आधुनिकता और आधुनिक विचार, राष्ट्र राज्य की अवधारणा हो, चाहे बाकी तमाम चीजें हो, आजादी की बात हो, वैज्ञानिक चेतना की बात हो, सामाजिक रिफॉर्म की बात हो, ब्रिटिश हुकूमत या कॉलोनियल सिस्टम को किस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया जाए, यहाँ से खत्म किया जाए, उसके लिए भारतीय जनता में कैसे राष्ट्रीय चेतना पैदा की जाए, इसका उपक्रम चलने लगता है। तमाम साहित्यकार, तमाम राजनेता, तमाम विचारक, तमाम समाज सुधारक, तमाम लोग जो कि प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ उस समय अपना काम कर रहे थे, उन्होंने उस महान विचार को व्यवहारिक धरातल पर उतारने में अपनी एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली भूमिका अदा की।
और ब्रज भाषा की विशेषता क्या है इसमें? माधुर्य, नाद, सौंदर्य और पद लालित अनुपम है। उसमें क्या है? मतलब बोलने का जो मिठास होता है ना, जैसे आप कुछ लोग होते हैं ना बहुत मीठा बोलेंगे आपको और मीठा बोल के काट देंगे आपको। ये भी एक तरह की कला है। चापलूसी करना भी बहुत बड़ी कला है भाई, ये सभी के पास नहीं मिलती है। ना देने की जो बोलने का जो सौंदर्य है, मतलब कोई मीठा बोल रहा है, कोई कड़वा बोल रहा है, कोई कर्कश बोल रहा है, किसी को आप सुनते रहते अच्छा लगता है, किसी को आप एक बार दो बार सुनते फिर आपका मूड हट जाता है। ऐसा क्यों होता है? बस वो भाषा का ही कमाल है। ठीक। और हिंदी खड़ी बोली की तुलना में जाहिर सी बात है आज ब्रज भाषा का कोई महत्व नहीं है। और 600 साल तक अगर इसने शासन किया तो उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है इसकी मधुरता और इसकी प्राणवत्ता। और जाहिर सी बात है कि हिंदी ने भी बहुत सारे ऐसे शब्द जो इस भाषा से ग्रहण किए और वो तत्सम रूप में न बल्कि तद्भव रूप में आ जाते हैं, अपने आप को परिवर्तित करके एक नए परिमार्जित रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इसलिए भी उस भाषा ने जितना कुछ हिंदी को समृद्ध किया वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। भले ही वो भाषा मध्यकालीन चेतना बोध से भरी पड़ी हो, लेकिन उस दौर में उस भाषा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। और आज भी आप अगर ब्रज भाषा में कुछ गा रहे हैं उस लय और ताल के साथ में, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और उस भाषा में आप अगर आधुनिक चेतना के साथ लिख रहे हैं, अगर आपको भाषा आती है और लिखना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है ना? तो भाषा भी अपने आप को परिमार्जित करती चलती है। और हमने कहा ना कि हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज का एक दौर होता है। वो आता है, कभी ऐसे चढ़ता है, फिर जाता है, फिर जाता है। जिसे कहते हैं ना कि पतन इतिहास की अनिवार्यता है, कि जो ऊपर जाएगा, टॉप पे जाएगा, एक दिन उसको नीचे गिरना ही है ना? लेकिन उसको ये पता है कि गिरना है, इसलिए थोड़ी नीचे नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा ना वो, क्योंकि वो जाना, जैसे सूर्य है ना कि निकल, पृथ्वी घूम रही है ना भाई, को निकल, तो उसको पता है घूमना है तो शाम तो हो जानी है। तो बस यही तो जीवन चक्र है, यही तो सत्य चक्र है कि चलता रहता है। और इस चक्र को हम भाषा और जीवन के उन तमाम मूल्यों के साथ अगर हम समझ जाएंगे तो शायद हम जीवन की एक व्यापक और महत्वपूर्ण व्याख्या भी करते हुए चलेंगे। और हम कहते हैं ना कि बहुत सारी गलतियों से, बहुत सारी गलत फहमियों से भी अपने आप को दूर कर सकते हैं। कई बार हम बहुत सारी गलत फहमियां पाल पाल कर चलते हैं जीवन में। कई बार जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत महान आदमी हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं मुझे तुम क्या सिखाओगे, मैं तो सब कुछ जानता हूं। तो इस प्रकार की गलत फहमियां नहीं पालनी चाहिए आदमी को, और हमेशा जिज्ञासु बने रहना चाहिए और अपने आप पर भरोसा हमेशा कायम रखना चाहिए, क्योंकि भरोसा ही हमें सफलता दिलाता है और जिंदगी की तमाम अच्छाइयों और बुराइयों को बेहतर करने का मौका देता है। और यकीनन खुद पर यकीन सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को अर्जित करने के लिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, क्योंकि दूसरों के सहारे आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप अपने सहारे कर सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर और कमेंट कीजिएगा और हमेशा वीडियो पूरा देखिएगा और गिव अप नहीं करना है, लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।